वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे न्यू मॉडल पेपर के बारे में। 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए के फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना होता है। आपका चाहे कोर्स मेजर में है चाहे माइनर में है, दोनों के लिए यही आपको पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, तो माइनर में कुछ विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जैसे राम मनोहर लोहिया और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में माइनर पेपर जो होता है हर एक सब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी पेपर आपके लिखित होंगे, मतलब फोर्थ सेमेस्टर के तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे सिद्धार्थ के। बाकी राम मनोहर लोहिया के मेजर वाले कोर्स के पेपर आपके लिखित होंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पेपर होंगे वो माइनर वाले होंगे। ठीक है, सिद्धार्थ का और राम मनोहर लोहिया दोनों का। तो आप उसके लिए तैयार हो पाएंगे। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, राजा महेंद्र प्रताप के लिए इंपॉर्टेंट है, कानपुर विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जिनकी परीक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जिन छात्र छात्राओं की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेक्चर, और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं अब की बार। और पेपर का क्या नाम है? आपके पेपर का नाम क्या है? मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, यानी कि मुद्रा, बैंकिंग और राजस्व। ठीक है, राजस्व माने टैक्स, कर। प्रश्न है, किसके अनुसार मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, नियंत्रण में ना रहने पर संकट का कारण बन सकती है। तो मुद्रा जो कि मानव जाति के लिए कई वरदानों का एक प्रकार से स्रोत है, चूंकि अगर पैसा है तो सब कुछ है, आप मान लीजिए, वो नियंत्रण में अगर ना रहे तो संकट का कारण भी बन सकती है। रॉबर्टसन महोदय का ये कथन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बढ़िया कथन भी इन्होंने कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। एक विद्वान है वाकर, वाकर बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्राइस महोदय ने कहा था कि केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं, उन्होंने कहा था प्राइस महोदय ने। ठीक है, और सेलिगमैन ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। इस तरीके से मुद्रा की अलग अलग परिभाषा विद्वानों ने दी है। अगला प्रश्न है, विधिग्राह मुद्रा, विधिग्राह मुद्रा कितने प्रकार की होती है? तो विधिग्राह मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहली होती है सीमित विधिग्राह मुद्रा, और दूसरी होती है अनिश्चित या असीमित जो है विधिग्राह मुद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र टंकण के भेद हैं। स्वतंत्र टंकण के भेद हैं निशुल्क टंकण, सलाभ टंकण और सशुल्क टंकण, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बन सकता है आपसे एग्जाम में, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये कथन किसका है, या फिर नियम किसका है, किसने दिया था? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसम एक विद्वान है, उन्हीं के नियम का एक प्रकार से कथन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसके अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है? तो ये एपी लर्नर का कथन है। एपी लर्नर ने कहा था कि कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कैसा भी क्यों ना हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, एपी लर्नर का एक कथन था। अगला प्रश्न है, सर टॉमस ग्रेसम का महारानी एलिजाबेथ से क्या संबंध था, या एक प्रकार से कैसे संबंध थे? तो आर्थिक सलाहकार उनका था। ठीक है, एलिजाबेथ महारानी का सर टॉमस ग्रेसम ये आर्थिक सलाहकार था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर ग्रेसम का है, बिल्कुल टॉमस ग्रेसम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। पत्र मुद्रा का मतलब होता है जिससे जो नोट वाली रुपया होती वो, धातु मुद्रा मतलब जो सिक्के होते हैं वो। दोनों एक साथ चलन में हो तो होने पर कौन सी मुद्रा निकृष्ट हो समझी जाती है? तो वैसे तो एक प्रकार से धातु मुद्रा जो है निकृष्ट हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी पत्र मुद्रा के समक्ष। लेकिन धातु मुद्रा जो होती है एक प्रकार से उसका वजन और उसका जो एक प्रकार से धात्विक रूप होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, जबकि पत्र मुद्रा में 500 की नोट है तो क्या 500 रुपये उस नोट को बनाने में लगेंगे? नहीं, उससे बहुत कम लगेंगे। सांकेतिक मुद्रा। विश्व के अधिकांश देशों में कौन सा मुद्रा चल रहा है इस समय? तो विश्व के अधिकांश देशों में आप देखेंगे तो पत्र मुद्रा मान चल रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नोट चल रही है। अगला प्रश्न है, अच्छी मुद्रा से क्या तात्पर्य है? अच्छी मुद्रा वह होती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध धातु रखने वाली हो, पूर्ण शुद्ध धातु से बनी हो,
नई मुद्रा हो, आकर्षक मुद्रा हो। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी प्रकार की विशेषताएं अपने आप में अच्छी मुद्राएं रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2021 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमाओं का मूल्य क्या था? बताएं कितना था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो लगभग और लगभग 10 ट्रिलियन मतलब कि 10 ट्रिलियन भारतीय रुपया जो था, ये 2021 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमाओं का मूल्य था। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना? 10 ट्रिलियन भारतीय रुपया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश में बैंकिंग कंपनीज या कंपनी एक्ट कब लागू किया गया? देश में बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो लागू हुआ है, कंपनी एक्ट, ये लागू हुआ है 16 मार्च 1949 को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में सर्वाधिक तरलता अनुपात है, वर्तमान में सर्वाधिक तरलता अनुपात जो है वो 25% के आसपास है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान नकदी प्रारक्षित अनुपात है, वर्तमान में नकदी प्रारक्षित अनुपात जो है इनमें से वो है 4.5%। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, बर्मा समिति का संबंध निम्न में से किससे रहा है? बैंकिंग ग्राहक सेवा से, या कमजोर वाणिज्यिक बैंकों की संरचना से, या आरआरबी से, या फिर बीआरएस से? तो बीआरएस से संबंध रहा है बर्मा समिति का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, ठीक है। बाजार हिस्सेदारी में लगभग 23% यानी 23% हिस्सेदारी अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य है इनमें से? देखिए, सत्य कथन की अगर बात करें तो मांग जमाओं में चालू खाते तथा बचत खाते दोनों सम्मिलित हो किए जाते हैं। बिल्कुल, मांग जमाओं में केवल चालू खाते सम्मिलित किए जाते हैं। तो मांग जमाओं में चालू खाते और बचत खाते दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। चालू खाते भी सम्मिलित कर सकते हो आप, मांग जमाओं में केवल बचत खाते सम्मिलित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांग जमाओं में चालू खाते तथा बचत खाते दोनों सम्मिलित करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन लग सकता है इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट, मांग जमाओं में चालू खाते और बचत खाते दोनों सम्मिलित किए जा सकते हैं। मांग जमाओं की बात कर रहे हैं, मांग जमाओं में ये सारे कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस चेक का भुगतान बैंक की खिचड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता? मतलब सॉरी, बैंक की खिड़की से। फटाफट से आप बताएंगे, किस चेक का भुगतान आप बैंक की खिड़की से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? देखें, जो आपका क्रॉस्ड चेक होता है उसको आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए वही दोनों प्रश्न फिर से आगे रिपीट शुरू वाले। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बढ़िया प्रश्न है, बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949, 31 जुलाई 1969, या फिर 1 जुलाई 1969, 1 अप्रैल 1935? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है देश में मौद्रिक स्थिरता को लाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में बैंक दर कितने प्रतिशत है? बैंक दर की अगर बात की तो वर्तमान में 6.75% है, यानी लगभग 7%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक कौन से नोट निर्गमित मतलब कि निर्गमित करता है? तो 1 रुपये से लेकर के जो है 2000 तक के जो रुपये जो होता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको निर्गमित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिस दर पर रिजर्व बैंक, 1 मिनट, 1 रुपये का जो नोट होता है उस वो वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का उसमें योगदान उतना नहीं होता है। 1 रुपये का नोट आजकल वो छपना भी बंद हो गया, यानी 2 से लेकर के, ये गलत हो जाएगा, 2 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक। 1 मिनट, ये भी गलत, यानी यही सही होगा करेक्ट आंसर, 1 रुपये से लेकर के 2000 तक। हालांकि रिजर्व बैंक में ही सारे नोट छपते हैं, लेकिन सिग्नेचर इसमें 1 रुपये के नोट में वित्त मंत्री का होता है, ठीक है। और बाकी रुपयों में जो वित्त मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आरबीआई के अध्यक्ष वो उनका होता है। अगला प्रश्न है, जिस दर पर मतलब कि जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं उनका होता है। अगला प्रश्न, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंक को ऋण देता है उस दर को आप बैंक दर कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अपनी कुछ जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है उसे किस नाम से पुकारते हैं? उसको नगद कोषानुपात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
ये सब बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है, बताएं? रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय बम्बई में है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, साख की राशनिंग, साख नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? परिमाणात्मक या गुणात्मक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणात्मक, यानी कि साख की राशनिंग जो होती है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साख नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? साख नियंत्रण का मतलब होता है साख विस्तार और साख संकुचन दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, लोक वित्त का जनक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोक वित्त का जनक कौन है भाई, बताइएगा सभी लोग। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लोक वित्त के जनक हैं कौन? मुसग्रो, मुसग्रेव जो हैं ये लोक वित्त के जनक हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है, मुसग्रेव, ध्यान रखिएगा। द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक इनकी लिखी गई है 1959 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लोक वित्त के जनक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोक वित्त की विषय वस्तु नहीं है? लोक वित्त की विषय वस्तु देखिए, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण, ये तीनों है। सार्वजनिक निवेश ये लोक वित्त की विषय वस्तु नहीं है। डी ऑप्शन लगा देंगे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राजस्व लोक सत्ताओं की आय तथा व्यय का अध्ययन करता है और यह बताता है, राजस्व जो होता है ये लोक सत्ताओं की आय तथा व्यय का अध्ययन करता है और यह बताता है कि इन दोनों में किस प्रकार समायोजन किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन जो कहा था, किसने कहा था? ये कथन डाल्टन महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर प्लेहन ने राजस्व को माना। प्रोफेसर प्लेहन ने राजस्व को क्या माना है? विज्ञान माना है, साइंस माना है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अधिकतम सामाजिक लाभ को राजस्व की कसौटी कौन से अर्थशास्त्रियों ने माना है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ को राजस्व की कसौटी मानने वाले विद्वानों में आधुनिक अर्थशास्त्री जो रहे उनका नाम आता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य है, बताएं। अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में राजस्व क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? पूंजी का निर्माण करना, बिल्कुल। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और बेरोजगारी को दूर करना, ये अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि का कारण क्या है? राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि का क्या कारण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या में वृद्धि, समाज कल्याण में वृद्धि और जनसंख्या के हितों की रक्षा। राज्य की आर्थिक क्रियाओं में ये सभी मतलब वृद्धि के ये सभी कारण है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन या किस अर्थशास्त्री ने राजस्व क्रियाओं का समर्थन किया है? राजस्व क्रियाओं के समर्थन में सबसे पहले विद्वान है एडम स्मिथ, फिर कीन्स वगैरह भी करते हैं। हालांकि एडम स्मिथ का ज़्यादा नाम उसमें आता है, ठीक है, कीन्स का भी नाम आता है। क्योंकि एडम स्मिथ अर्थशास्त्री है और पहली बार उन्होंने ही किया था, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वित्त से अगर बात करें तो सरकार की आय और व्यय जो होती है वही एक प्रकार से सार्वजनिक वित्त, उसी से समझते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति कहता है कि मैं इतना व्यय कर सकता हूँ जबकि वित्त मंत्री कहता है कि मुझे इतनी धनराशि की व्यवस्था करना है। तो वित्त मंत्री कहता है मुझे इतनी धनराशि की व्यवस्था करना है और जो है व्यक्ति कहता है कि मैं इतना व्यय कर सकता हूँ। ये कथन किसने कहा था? ये कथन बेस्टेबिल महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। आईएमपी क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न देखें, किस व्यय में मितव्ययिता बढ़ती जा सकती है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस व्यय में मितव्ययिता बढ़ती जा सकती है? सार्वजनिक व्यय में या निजी व्यय में या सहकारी व्यय में या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निजी व्यय में मितव्ययिता बढ़ती जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है। वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय प्रस्तुत करती है, ये कथन किसका है? एडम स्मिथ का, बिल्कुल एडम स्मिथ का ही ये कथन है।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की जनक है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों में नहीं है, बताएं। तो इनमें से जो है लाभ का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत प्रोफेसर फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों में शामिल है, जबकि निश्चितता का सिद्धांत शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रोफेसर फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे, फिर से बताएं कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें देखेंगे स्वीकृति का सिद्धांत, आधिक्य का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, ये तीनों शामिल है, जबकि इसमें लोच का सिद्धांत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लागत लाभ विश्लेषण सार्वजनिक व्यय के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, बताएं। लागत लाभ विश्लेषण सार्वजनिक व्यय के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो सिद्धांत है मितव्ययिता का सिद्धांत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सार्वजनिक व्यय द्वारा लोगों की कार्यक्षमता तथा बचत क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव आते हैं, बताएं। सार्वजनिक व्यय के द्वारा लोगों की कार्यक्षमता तथा बचत क्षमता पर पड़ने वाले जो प्रभाव आते हैं वो उत्पादन प्रभाव के अंतर्गत और वितरण प्रभाव दोनों के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त आ और बा दोनों सही होंगे। आगे देखेंगे, सार्वजनिक व्यय क्या लाभ प्राप्त होता है। सार्वजनिक व्यय का लाभ क्या मिलता है, इसका लाभ मिलता है संपूर्ण समाज को। ठीक है, सार्वजनिक व्यय का लाभ प्राप्त होता है किसको, संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय को दो धार वाला अस्त्र किसने कहा, या दो धारी तलवार सार्वजनिक व्यय को किसने कहा, जेके मेहता ने कहा था, प्रोफेसर जेके मेहता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय समाज मतलब भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः सार्वजनिक व्यय द्वारा संतुष्टि की जाती है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है, इसकी सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करी जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर एवं परोक्ष कर। प्रत्यक्ष और परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये विचार किसने दिया था, इस विचार को डीमार्को ने दिया, या कीन्स ने, या मार्शल ने, या डाल्टन ने, फटाफट से आप बताएंगे। तो इस कथन को डाल्टन महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर डाल्टन इज राइट आंसर। प्रत्यक्ष कर एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, डाल्टन ने कहा था। अगला प्रश्न है, जिस कर का भार अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग चढ़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस कर का भार अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग चढ़ता है, मतलब अलग अलग चढ़ता है, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर की एक विशेषता नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन कर की एक विशेषता नहीं है, तो ऐच्छिक वसूली जो है ये कर की एक विशेषता नहीं, बाकी वैधानिक सत्ता द्वारा निर्धारण होता है, सामूहिक हित में उपयोग होता है, और करदाता द्वारा त्याग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ऐच्छिक वसूली ये एक विशेषता नहीं है कर की। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किन करों से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। भारत में कौन से कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, अप्रत्यक्ष कर से सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब सीधे जैसे कि मान लेते हैं आप कमा रहे हो एक महीने में, मान लेते हैं कि आप एक साल में 20 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपसे सरकार डायरेक्ट टैक्स लेगी। ठीक है, आप कोई फैक्ट्री खोले हैं तो आप जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ बनाते हो तो आप पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो टैक्स सरकार आपसे डायरेक्ट लेगी, लेकिन एक टैक्स आप अप्रत्यक्ष भी देते हैं। जैसे कि अगर आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी खाते तो उस पर भी आप टैक्स देते, कंपनी वालों को टैक्स मिलता है उसका। मतलब कंपनी वाले से 1 रुपए की 2 टॉफ़ी बेचनी होती है, तो मान लेते हैं 1 रुपए की वो उन्होंने 4 टॉफ़ी बनाई होगी। फिर उसमें उन्होंने क्या किया, उस टॉफ़ी के पन्ने में भी आप देखेंगे तो लिखा रहेगा इनकम ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब कि उसमें टैक्स वगैरह पूरा इंक्लूड रहता है उसी दाम में, जो जिस दाम पर आपको बेचा जाता है उसमें वो टैक्स भी इंक्लूड करके दाम बढ़ा करके लोग बेचते हैं अपने सामान को। ठीक है, और एक तो कंपनी वाले खुद ही दे रहे हैं सरकार को एक प्रकार से, बाकी जो और मिल रहा अप्रत्यक्ष कर वो जनता एक प्रकार से आम जनता, ऐसा नहीं कि जो कमाते हैं वही देते हैं, गरीब लोग भी बहुत टैक्स देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वही टैक्स देते हैं। ठीक है, जनता जो आम जनता है। प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। प्रत्यक्ष कर का जो भार होता है वो किस पर पड़ता है, उत्पादक पर, करदाता पर, या निर्माता पर, या विक्रेता पर। तो प्रत्यक्ष कर का जो भार होता है
ये एक प्रकार से जो कर देने वाला होता है उसी पर पड़ता है, करदाता पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर एक ही दर से वसूल किया जा सकता है? एक ही दर से वसूल करते हैं वो होता है अनुपातिक कर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष करों का गुण है, बताएं। प्रत्यक्ष करों का गुण जो है वो है स्पष्टता, मितव्ययिता और लोचपूर्णता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, मंदी काल में कौन सा कर अधिक उत्पादक सिद्ध नहीं होता है? मंदी काल में बताएं, मंदी काल में कौन सा कर अधिक उत्पादक सिद्ध नहीं होता है? वो होता है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करारोपण से व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो करारोपण से व्यक्तियों की करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष कर वह है, बताएं, प्रत्यक्ष कर वह है जिसका प्रथम भार और अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर पड़े। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, भारत में किस वर्ष से रेल बजट का मुख्य बजट में विलय कर दिया गया? बताएं, भारत में किस वर्ष से रेल बजट का मुख्य बजट में विलय कर दिया गया? तो कर दिया गया था 2017 1 फरवरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका फैसला जो कर दिया गया था 2016 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया, विलय किया गया था 1 फरवरी 2017 को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति जानते कौन करता है? राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग में 4+1 होता है, यानी कि 4 अन्य सदस्य और एक मुख्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत एक प्रकार से वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। प्रत्येक वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब प्रत्येक वित्त आयोग 5 सालों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11वें वित्त आयोग की जो स्थापना हुई 1998 में हुई, और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर A.M. खुसरो थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके सी रंगरंजन जो हैं, रंगराजन, उन्होंने वही थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2002 के मतलब कि ये अध्यक्ष बने थे, मतलब इसका गठन हुआ था 12वें वित्त आयोग का। अगला प्रश्न, 13वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 13वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ये 13 नवंबर 2007 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13वें वित्त आयोग के सचिव की मतलब अगर बात करें तो सचिव थे सुमित बोस। ध्यान रखिएगा। 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 वर्षों तक रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू थी? तो लागू थी 2015 से 2020। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे Y.V. रेड्डी थे। आप लोग नोट पर देखेंगे तो Y.V. रेड्डी का बहुत नोट आपके समय में रहा होगा इस समय। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 15वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो 27 नवंबर 2017 को किया गया था। और आपको बता दूं, श्री N.K. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू की गई थी? तो लागू की गई थी 2020 से 2025 के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अच्छा बताए, 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 31 दिसंबर 2023 को 16वें एक प्रकार से 16वें वित्त आयोग की बात हुई है, मतलब उसकी स्थापना हुई है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अभी परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताएं। अप्रत्यक्ष कर, निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और व्यापार और सेवा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकार के आगम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। राज्य सरकार को पैसा कमाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है व्यापार और सेवा कर से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान समय में आयकर यानी गैर कर
साधनों का क्या महत्व है? गैर कर का जो महत्व है वो है बढ़ रहा है लगातार। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्र सरकार वसूल करती है इनमें से? केंद्र सरकार वसूल करती है इनमें से क्या? देखें, आयकर, धन कर और उपहार कर, ये तीनों कर केंद्र सरकार वसूल करती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार किसको है? बताएं, क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर लगाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आयकर की शुरुआत हुई, बताएं, भारत में आयकर की शुरुआत कब हुई? भारत में आयकर की शुरुआत जो हुई है वो 1860 ईस्वी में हुई है, 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत आयकर की मतलब अधिकतम दर कितनी है? वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत आयकर की जो अधिकतम दर है वो है 30% के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। संघीय वित्त व्यवस्था का संबंध किस सरकार से है? तो संघीय वित्त व्यवस्था का संबंध जो है वो केंद्र सरकार से है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों को संघीय वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत में राज्यों को संघीय वित्तीय सहायता दी जाती है जनसंख्या कर मतलब कि उगाहने के प्रयास तथा राष्ट्र की विशिष्ट विशेषता मतलब विशिष्ट समस्याओं के आधार पर। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात करी गई? तो अनुच्छेद 280 में ये बात कही गई है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।